नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन के बारे में। जैसे कि आपको याद था, कल की वीडियो में हमने जो बात की थी वो की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में और किस तरह से चोरी चोरा कांड हुआ था उत्तर प्रदेश के, और किस तरह से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में और किस तरह से लखनऊ के पास काकोरी स्टेशन पे ट्रेन लूटी थी। तो उसकी पूरी कहानी को हमने जाना था। आज हम बात कर रहे हैं यहाँ से आगे की और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन तो यहां से एक प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है, जो अवध क्षेत्र रहा, जो वर्तमान में लखनऊ पड़ता है, अवध क्षेत्र में जमींदारों और ताल्लुकदारों के विरुद्ध जो है ना किसान आंदोलन का प्रयास किया गया। अवध क्षेत्र में सर्वप्रथम अवध तथा सर्वप्रथम अवध क्षेत्र में किसानों और जमींदारों सर्वप्रथम अवध क्षेत्र में जमींदारों और ताल्लुकादारों, ठीक है, के विरोध में सर्वप्रथम अवध क्षेत्र में जमींदारों और ताल्लुकादारों के विरोध में शोषण के विरुद्ध होम रूल लीग के द्वारा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इसका क्या मतलब है समझ लीजिए, मैं बता देता हूँ। क्या हम बात करते हैं किसान आंदोलन की, तो किसान आंदोलन की यदि हम बात करें तो उस समय चूंकि हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था, यानी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था, या यूं कहते हैं अंग्रेजों के गुलाम था। तो यहाँ पर खेतीबाड़ी को लेकर के या जमींदारी प्रथा को लेकर के या जो ताल्लुकदार होते थे इनको लेकर के बहुत सारी परेशानियां थी। किसानों का यहाँ पर शोषण किया जा रहा था, उनसे जबरन कर वसूला जा रहा था, और कर के टैक्स को यदि हम बात करें तो इसको लगातार बढ़ाए चले जा रहे थे। ठीक है, तो इस चीज का किसानों ने की फसल इतनी होती नहीं थी लेकिन फिर भी मुआवजा उनको जरूर दिया जाता था। तो इसके विरोध में किसान आंदोलन हुआ, और किसान आंदोलन की यदि हम बात करें तो ये अवध क्षेत्र में हुआ, जो वर्तमान में लखनऊ के आसपास का क्षेत्र पड़ता है। और वहां पर जमींदारों और ताल्लुकदारों के जो शोषण किया जाता था उनके द्वारा, उनके विरुद्ध में जो होम रूल लीग थी इसके द्वारा जो है इसके कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर प्रदर्शन किया। फिर यहाँ से यदि हम बात करें आगे, तो उत्तर प्रदेश में एक सभा का गठन किया गया, और उस सभा की यदि हम बात करें तो यहाँ से उसका नाम देखने के लिए मिल जाता है उत्तर प्रदेश किसान सभा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश किसान सभा। सबसे पहली बात इसके गठन की आ जाती है कि उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन कब किया गया था। तो गठन की यदि हम बात करें तो 1918 में इसका गठन किया गया था। और कहाँ किया गया था? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश की भी यदि हम बात करें तो विशेष रूप से यहाँ से प्रश्न ये बन जाता है कि उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1918 में, और किन लोगों के प्रयास से किया गया। तो हम बात कर रहे हैं किन लोगों के प्रयास से। तो प्रयास में मैं नाम लिख देता हूँ उन व्यक्तियों के जो लोग थे। सबसे पहले नाम आया था गौरी शंकर मिश्र का और इंद्र नारायण द्विवेदी का। गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण, ये दो व्यक्ति हैं, इनका नाम आया था। और तीसरी बात यदि हम करें तो मालवीय जी का, यानी मदन मोहन मालवीय, इन तीन लोगों का नाम यहाँ से अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, प्रश्न आएगा कि उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन कब किया गया? 1918 में, यानी 1918 में। और इस सभा का गठन करने में महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई थी वो मालवीय जी और गौरीशंकर मिश्र और इंद्र नारायण ने निभाई थी। इसके बाद यदि हम बात करें तो एक विशेष प्रश्न यहाँ से ये बन जाता है आंदोलन को लेकर के कि इसके साथ साथ अवध सभा का भी गठन किया गया था। अवध का मतलब जो वर्तमान में लखनऊ के आसपास का क्षेत्र पड़ता है उसको उस समय अवध कहा जाता था। और यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो संयुक्त प्रांत के रूप में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अवध क्षेत्र को जाना जाता था। तो हम अगला पॉइंट यहाँ से लिख सकते हैं, अवध किसान सभा का गठन। अवध
किसान सभा का गठन। तो पहला प्रश्न तो यही बनेगा कि अवध किसान सभा का गठन कब किया गया, और यदि हम इसकी बात करें गठन करने की तो 17 अक्टूबर 1920 को 17 अक्टूबर 1920 को अवध किसान सभा का गठन किया गया। फिर दूसरा प्रश्न ये बनेगा कि जो अवध किसान सभा थी इसका गठन 17 अक्टूबर 1920 को कर दिया गया, इसके संस्थापक कौन थे, यानी इस अवध किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर संस्थापक। तो इसके संस्थापक के रूप में जिस व्यक्ति का नाम जाना जाता है उनका नाम है बाबा रामचंद्र द्वारा जो है अवध किसान सभा का गठन किया गया, और ये गठन की यदि हम बात करें तो 17 अक्टूबर 1920 में किया था। इसके बाद आगे प्रश्न ये बनता है कि जो अवध किसान सभा थी इसके सदस्य कौन कौन थे। तो मुख्य रूप से यदि हम बात करें तो गौरीशंकर, जवाहरलाल नेहरू और भी कई व्यक्ति हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे लिखते हैं। अब आगे यदि हम बात करें अवध किसान सभा की, तो हमने जाना था 17 अक्टूबर 1920 को अवध किसान सभा का गठन कर दिया गया, और इसमें हम बात करते हैं कि प्रमुख रूप से जो सदस्य थे वो कौन कौन से थे। इसमें सदस्य थे अवध किसान सभा में गौरीशंकर, जवाहरलाल और देव नारायण पांडे, और इनके साथ साथ एक व्यक्ति और है जिनका नाम मिलता है हमें केदार पांडे। ठीक है, तो आपसे विशेष रूप से यहाँ से प्रश्न जाना जाता है, पूछा जाता है कि अवध किसान सभा का कौन सदस्य निम्न में से था या नहीं था। ठीक है, और दूसरी विशेष बात क्या करें हम कि यही की बात है उत्तर प्रदेश की, यानी हरदोई जिले के आसपास की बात है क्या कि मदारी नामक एक किसान ने उत्तर प्रदेश में हरदोई के आसपास एक आंदोलन चलाया था, और वह आंदोलन जो था वह भी किसानों से संबंधित था। देखिए, किसानों की यदि हम बात करें तो उस समय भारत में जितनी भी खेती होती थी सब जो है जमींदारों के अंतर्गत आती थी, और जमींदार जो थे उस खेती को अंग्रेजों के अधीन रखते थे। फिर यदि हम बात करें तो उनसे इतना अत्यधिक मात्रा में कर वसूला जाता था, इतनी पैदावार भी नहीं होती थी जितना कि उन्हें देना पड़ जाता था। अब किसान बेचारे क्या करें, अगर बरसात हो गई, मानसून आ गया तब फसल अच्छी हो जाती थी, नहीं होती तो बड़ी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ता था। फिर आगे क्या हुआ, आगे हम उत्तर प्रदेश के इतिहास में यदि बात करें तो नाई धोबी बंद आंदोलन हुआ। नाई धोबी बंद आंदोलन की यदि हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में हुआ। नाई धोबी बंद आंदोलन ये इसी समय की बात है, इससे कंफर्म डेट नहीं मिलती है, हमें बस इतना समझना है कि नाई धोबी बंद आंदोलन जो हुआ था वो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में हुआ था। और इसका संबंध ये था कि जो उस समय जमींदार होते थे या जो तालुकादार होते थे उनका समाज से बहिष्कार करने के लिए यह आंदोलन हुआ था। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो जमींदार होते थे जो अंग्रेजों की गुलामी करते थे, अंग्रेजों के तलुए चाटते थे और किसानों को परेशान करते थे, और जो ताल्लुकेदार होते थे जबरन इनसे टैक्स लेते थे, तो लोगों ने ये कहा कि जो किसान थे कि भाई एक काम करो, ये जो नाई और धोबी वर्ग के लोग थे कि इनका समाज से बहिष्कार करो, इन्हें हमें समाज में रखना ही नहीं और इनके किसी भी कार्य को हमें करना नहीं है। तो इस पर जो आंदोलन चला नाई और धोबी के द्वारा, तो नाई धोबी बंद आंदोलन उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में हुआ। जमींदारों ताल्लुकदारों का सामाजिक बहिष्कार करने के लिए ये आंदोलन हुआ था। फिर आगे हम बात करते हैं कि अखिल भारतीय किसान सभा। अब धीरे धीरे बात आ गई 1936 की। 1936 की यदि हम बात करें तो अखिल भारतीय किसान सभा सम्मेलन हुआ, और यदि हम बात करें तो 1936 में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रश्न आता है कि अखिल भारतीय किसान सम्मेलन कब हुआ था, 1936 में, और यह 1936 में होने के बाद कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में। और इसके जो प्रमुख नेता थे जिनके द्वारा ये चलाया गया है, सदस्य थे, इनमें थे प्रोफेसर NG रंगा, इंदुलाल और स्वामी सहजादानंद। ठीक है, इंदुलाल और स्वामी सहजादानंद, इन लोगों ने क्या काम करा था, इस सम्मेलन में लगान को माफ करने की और करों को माफ करने की मांग की थी। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि लगान व करों में छूट या इसको माफ करने की मांग किसके द्वारा की गई थी, तो अखिल भारतीय किसान सम्मेलन के द्वारा की गई थी, जो 1936 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस सम्मेलन में लगान व करों में छूट की मांग रखी गई थी। अब आगे यदि हम बात करें तो आगे तो प्रश्न ये बनता है, तो जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि भारत में धीरे धीरे इसके बाद क्या हुआ था, भारत शासन अधिनियम 1935 लाया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत क्या किया गया कि एक छोटा सा संविधान लागू कर दिया अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए। और यदि हम बात करें वर्तमान भारतीय संविधान की, तो वर्तमान भारतीय संविधान भारत का
इसमें विभिन्न देशों से इसके प्रारूप लिए गए हैं, विभिन्न देशों के स्रोतों को हमारे संविधान में जोड़ा गया है और उसमें सबसे बड़े स्रोत की यदि हम बात करें तो भारत शासन अधिनियम 1935 का है। आपसे पूछेगा कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत या सबसे बड़ा प्रारूप किससे लिया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से, और दूसरे नंबर पर आता है ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के संविधान से। अगर भारत शासन अधिनियम 1935 की बात नहीं करता है तो आपको ऑप्शन में इंग्लैंड लगाना है। 1935 का अधिनियम तैयार हो गया। इसके बाद बात आती है 1937 की। 1937 में भारत में पहली बार आम चुनाव हुए। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ से आपसे पूछेगा कि भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए, 1937 में। और 1937 में जब चुनाव हुए तो इसमें कांग्रेस ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कांग्रेस को इसमें बहुमत प्राप्त हुआ और कांग्रेस ने लगभग 11 प्रांतों में अपनी सरकार भी बनाई थी और कुछ समय पश्चात कांग्रेस ने इस्तीफा भी दे दिया था। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या 1937 का प्रांतीय मंत्रिमंडल, 1937 का प्रांतीय मंत्रिमंडल, 1937 का जो प्रांतीय मंत्रिमंडल होता है इसके तहत क्या होता है कि इसमें देश में पहली बार आम चुनाव होते हैं। देश में पहली बार चुनाव हुआ। यदि हम बात करें देश में पहली बार चुनाव कब हुए तो 1937 में देश में पहली बार चुनाव हुआ। और इसमें क्या होता है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत चुनाव जो हुए थे, चुनाव किसके तहत हुए थे, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा देश में चुनाव हुए थे और इसमें क्या हुआ था कि कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ था। प्रांतीय विधानसभा या हम बात कर सकते हैं कांग्रेस की प्रांतीय विधानसभा में कांग्रेस ने हिस्सा लिया और हिस्सा तो लिया ही लिया, फिर इसे क्या मिला, बहुमत भी प्राप्त हुआ और लगभग कांग्रेस ने 11 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई। 11 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। अच्छा, नीचे नहीं दिख रहा लिखा हुआ, चलिए कोई बात नहीं, मैं ऊपर लिख देता हूं। कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ और 11 प्रांतों में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, फिर डेट आ जाती है 1942 की। हम केवल उन तथ्यों पर बात कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के इतिहास से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। फिर डेट आई 1142 की और 1942 की, और 1942 में भारत में एक विशेष आंदोलन चलाया जाता है जिसको कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन की यदि हम बात करें तो 8 अगस्त 1942 को ये प्रारंभ हुआ था और इस आंदोलन का उद्देश्य जो था भारत छोड़ो यानी अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, और इसी आंदोलन में नारा दिया गया था करो या मरो का, गांधी जी ने यह नारा दिया था। ठीक है, तो हम भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन की यदि हम बात करें तो 8 अगस्त 1942 को ये बंबई में 8 अगस्त 1942 को यह बंबई में, जो वर्तमान हमारा मुंबई है उसे उस समय बंबई कहते थे, तो अखिल भारतीय कांग्रेस सम्मेलन हुआ था। अखिल भारतीय कांग्रेस सम्मेलन हुआ था। अखिल भारतीय कांग्रेस सम्मेलन हुआ था और इसी अखिल भारतीय कांग्रेस सम्मेलन में प्रस्ताव रखा गया था किसका, भारत छोड़ो आंदोलन का। तो यहाँ से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये बनता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब रखा गया था, 8 अगस्त 1942 को, और किसके द्वारा रखा गया था, अखिल भारतीय सम्मेलन यानी अखिल भारतीय कांग्रेस सम्मेलन में। अखिल भारतीय कांग्रेस सम्मेलन में 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव रखा गया था
भारत छोड़ो आंदोलन को। फिर क्या हुआ, ये प्रस्ताव पास भी हो गया और अगली तारीख को आंदोलन शुरू हो गया। लेकिन हुआ क्या था कि भारत छोड़ो आंदोलन अगली सुबह को शुरू होता, लेकिन उससे पहले ही रात में यानी 8 की रात को ही जो है ना, बड़े बड़े जो क्रांतिकारी नेता थे हमारे, जैसे महात्मा गांधी और भी कई लोग हुए, इन्हें अंग्रेजों ने यानी अंग्रेज सरकार ने क्या किया, इन्हें गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के लिए इन्हें जेल में ठूल दिया। तो इसके बाद क्या होता है, चलिए इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं। जब 8 अगस्त 1942 को ये प्रस्ताव पारित हो गया अखिल भारतीय कांग्रेस सम्मेलन में। अब 8 अगस्त को प्रस्ताव पारित हो गया, लेकिन 9 अगस्त की सुबह को जो बड़े बड़े क्रांतिकारी थे उन्हें सबको गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करने के बाद यदि हम बात करें तो महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस के महल में रखा गया, और यदि हम बात करें जवाहरलाल नेहरू की तो उन्हें जो है इलाहाबाद के नैनी जेल में रखा गया। फिर इसके बाद जब इन नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया तो इस आंदोलन की कमान जो संभाली वो युवाओं ने संभाली, और युवाओं ने इस कमान को संभाला तो सही, लेकिन संभालने के साथ साथ फिर क्या किया इन्होंने, 16 अगस्त 1942 को बलिया में जेल पर धावा बोल दिया। और धावा बोलने के बाद जो भारतीय क्रांतिकारी थे उन्हें छुड़ाया, और छुड़ाने के बाद कुछ अंग्रेज अधिकारियों को बंदी बना लिया। ठीक है, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि प्रस्ताव पास कब हुआ, प्रस्ताव जो पास हुआ था वो 8 अगस्त 1942 को हुआ था, परंतु 9 अगस्त की सुबह को क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार में यदि हम बात करें तो विशेष रूप से हम बात करें महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार किया। और महात्मा गांधी को गिरफ्तार करने के बाद पूना के आगा खां महल में रखा गया। कहाँ रखा गया, पूना के आगा खां महल में रखा गया। और यदि हम बात करें यहाँ से दूसरा नाम मिलता है नेहरू का, तो पंडित नेहरू को इलाहाबाद की नैनी जेल में रखा गया, तथा पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू को इलाहाबाद की नैनी जेल में रखा गया। आगे हम अगला पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ से, क्या कि हुआ क्या, परिणाम स्वरूप युवाओं ने इस आंदोलन की कमान संभाली। परिणाम स्वरूप युवाओं ने इस आंदोलन को संभाला, यह कह सकते हैं इस आंदोलन की कमान संभाली। और कमान संभालने के बाद दूसरी बात, 16 अगस्त 1942 को बलिया जेल पर आंदोलनकारियों ने धावा बोला। 16 अगस्त 1942 को यूपी के बलिया जेल पर धावा बोला, और धावा बोलने के साथ साथ क्या किया, क्रांतिकारियों को छुड़ाया तथा अधिकारियों को बंदी बनाया। अधिकारियों को बंदी बनाया। इसके बाद क्या होता है, यदि हम बात करें तो कांग्रेस के एक स्थानीय नेता थे जिनका नाम था चित्तू पांडे ने क्या किया है, एक अंतरिम सरकार का यहाँ पर गठन किया। ठीक है, यानी हम बात कर रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को रखा गया था, अखिल भारतीय कांग्रेस सम्मेलन के द्वारा रखा गया था, और इसमें ये प्रस्ताव पास हो जाता है। लेकिन 8 तारीख के बाद जैसे ही 9 तारीख की सुबह होती है, भारत के बड़े बड़े क्रांतिकारियों को ब्रिटिश सरकार द्वारा उठा लिया जाता है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, और विशेष रूप से महात्मा गांधी को पूना के आगा खां महल में रखा जाता है, तथा पंडित नेहरू को इलाहाबाद की नैनी जेल में रखा जाता है। अब जो बड़े बड़े नेता थे इन्हें तो गिरफ्तार कर लिया। अब आंदोलन की कमान किसने संभाली, युवाओं ने। ठीक है, आंदोलन की कमान संभाली युवाओं ने। और युवाओं की यदि हम बात करें
तो 16 अगस्त 1942 को इन युवाओं ने क्या करा, उत्तर प्रदेश के बलिया जो जेल है उस बलिया जेल पर क्या करा, धावा बोल दिया। और धावा बोलने के बाद बड़ी मारपीट करी, यहाँ से अंग्रेज अफसरों को मारा और मार करके उन्हें बंदी बनाया और जो भारतीय क्रांतिकारी थे उन्हें छुड़ा लिया। फिर छुड़ाने के बाद क्या हुआ, देश में एक आंदोलन की आग जाग गई और जगह जगह यदि हम बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने नारा दिया था, करो या मरो करके, या तो कुछ करना है या फिर अब मरना है। तो यहाँ से प्रश्न आता है, भारत छोड़ो आंदोलन में कौन सा नारा दिया था महात्मा गांधी ने, करो या मरो का आंदोलन दिया था। और दूसरे नारे की यदि हम बात करें तो उसका नाम मिलता ही है करो या मरो। तो इसको भी लिख देते हैं। एमजी का मतलब मैं लिख रहा हूँ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने नारा दिया, किसका नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था। दूसरा भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, कौन, अंग्रेजों, भारत छोड़ो। इसके बाद हम बात करते हैं कि और क्या प्रश्न बनता है यहाँ से। इसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस के एक स्थायी नेता थे जिनका नाम था चित्तू पांडे। कांग्रेस के स्थायी नेता, कांग्रेस या कांग्रेस भी बोल देते हैं, कांग्रेस के स्थानीय नेता जिनका नाम था चित्तू पांडे। चित्तू पांडे, कांग्रेस के स्थायी नेता चित्तू पांडे ने क्या करा, सबसे पहले यदि हम बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन में चित्तू पांडे की एक अहम भूमिका थी, यानी अहम रोल निभाया था। इस आंदोलन को कह सकते हैं कि गांधी जी को तो उठा करके ले गए थे, लेकिन बढ़ चढ़ के जो हिस्सा लिया था इस आंदोलन में वो किसने लिया था, चित्तू पांडे ने लिया था। तो चित्तू पांडे के नेतृत्व में भारत में पहली बार अस्थायी सरकार का गठन हुआ। और यदि हम बात करें चित्तू पांडे की तो यहाँ से क्या क्या प्रश्न बनते हैं। पहले तो हम इसी बात को लिखते हैं कि कांग्रेस के स्थायी नेता चित्तू पांडे के नेतृत्व में एक अस्थायी सरकार का गठन हुआ। चित्तू पांडे के नेतृत्व में एक अस्थायी सरकार का गठन हुआ। अस्थायी सरकार का गठन हुआ। और यहाँ से चित्तू पांडे के बारे में हम विशेष बातें जान लेते हैं। क्या प्रश्न ये भी आएगा कि ये जो अस्थायी सरकार थी इसका गठन जो हुआ था कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। और उत्तर प्रदेश के भी यदि हम बात करें तो बलिया में हुआ था। तो प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में पहली बार अस्थायी सरकार का गठन कब हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुआ था 1942 में। और कहाँ पर हुआ था, उत्तर प्रदेश के बलिया में इसका गठन हुआ था। देखिए सारी बातें मैं लिखूंगा नहीं, कुछ बातें मैं बताऊंगा, सारा लिखूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो जो बातें मैं आपको बोल रहा हूँ वो आप धीरे धीरे नोट कर दीजिए। और एक विशेष बात, यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप एक बार इसे लाइक कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ठीक। तो हम बात करते हैं यहाँ से, कुछ समय पश्चात जो है बलिया को अंग्रेजों ने घेर लिया। और घेरने के पश्चात हुआ क्या कि अंग्रेजों के लिए एक सबक भी था, क्या, कि भारतीय कम नहीं है, वह भी सरकार का गठन कर सकते हैं, सरकार को चला सकते हैं और अंग्रेजों तुम्हारी ईंट से ईंट बजा सकते हैं, ठीक है। तो इस स्थायी सरकार का जो गठन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, उत्तर प्रदेश के बलिया में इसका गठन हुआ था, ठीक है। यद्यपि कुछ समय बाद अंग्रेजों ने बलिया को घेर लिया, मतलब अपने नियंत्रण में ले लिया था, घेर लिया। परंतु यह अंग्रेजों के लिए एक सबक था, एक सबक था, ठीक। आगे हम बात करते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। चित्तू पांडे के बारे में थोड़ी सी बातें लिख लेते हैं, अक्सर पूछ ली जाती है। चित्तू पांडे की यदि हम बात करें तो पहला प्रश्न यह है, एक स्वतंत्रता सेनानी थे। चित्तू पांडे जो थे एक स्वतंत्रता सेनानी थे। और यदि हम बात करें तो चित्तू पांडे को कहा जाता था, क्या कहा जाता था इन्हें, बलिया का शेर, बलिया का शेर। प्रश्न पूछा जाता है कि बलिया का शेर किसे कहा जाता है, चित्तू पांडे को। जैसे भारतीय गवर्नर जनरल की यदि हम बात करें तो एक प्रश्न आ जाता है कि किस गवर्नर जनरल को बंगाल का शेर कहा जाता था, या कौन अपने आप को टाइगर ऑफ बंगाल कहलाता था। तो मेरा ये प्रश्न आपसे, आप कमेंट बॉक्स में बताइए जरूर कि किस गवर्नर को बंगाल का शेर कहा जाता था, ठीक है। तो प्रश्न यहाँ से कि चित्तू पांडे को बलिया का शेर कहा जाता था, क्यों, क्योंकि ये बलिया का रहने वाला था और बलिया में इसने सरकार का गठन किया था, ठीक है। और यदि हम बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन
आंदोलन में इनकी विशेष भूमिका थी, विशेष भूमिका थी। अगला प्रश्न चित्तू पढ़ने से क्या बन सकता है? धीरे धीरे डेट आ जाती है 1942 की हम बात कर रहे हैं, यानी 1942 में 19 अगस्त को इसने घोषणा कर दी थी। क्या घोषणा करती थी? कि मैं आजाद हूं और मेरा क्षेत्र आजाद है और मैं अपनी एक सरकार बनाता हूं और जिसका अध्यक्ष मैं स्वयं हूं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इस बात को भी। क्या? तो 19 अगस्त 1942 को राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की। 19 अगस्त 1942 को राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की और उसके बाद इसका अध्यक्ष भी यही बने थे। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं हम आगे के और क्या क्या प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। चित्तू पांडे ने तो सरकार का गठन कर दिया था उत्तर प्रदेश के बलिया में, फिर इसके साथ साथ इसको देख करके और परिवर्तन हुआ, और उस परिवर्तन की यदि हम बात करें तो एक और सरकार का गठन हुआ जिसका नाम था तमलुक या तमलुक। तो तमलुक सरकार का गठन किया गया था पश्चिम बंगाल में। फिर एक सरकार और बनी थी जिसका गठन किया गया था महाराष्ट्र में, जिसका नाम था सतारा सरकार। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसके अतिरिक्त तमलुक या तमलुक भी नाम मिलता है इसका, तमलुक सरकार। तो तमलुक सरकार का जो गठन हुआ था ये कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था। और एक सरकार और बनी थी सतारा सरकार, इसका जो गठन हुआ था वो महाराष्ट्र में हुआ था। फिर आगे यदि हम बात करें तो प्रदेश में या प्रदेश के कुछ हिस्सों में परिवर्तन हुआ, और उस परिवर्तन की यदि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश शुरू से ही बहुत बड़ा रहा है। प्रारंभ की यदि हम बात करें तो प्रारंभ में ये इतना बड़ा था कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में छत्तीसगढ़ का क्षेत्र भी इसमें आता था। तो उस समय क्या हुआ था कि उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों का विभाजन किया गया, और इस क्षेत्रों के विभाजन की यदि हम बात करें तो यहाँ से विशेष प्रश्न ये बनता है, तो उत्तर प्रदेश के स्वरूप में क्या परिवर्तन आया इसको भी जान लेते हैं। ठीक है, देखिए चीजें बहुत सारी हैं, यदि सबको मैं लगातार लिखूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, और हमें केवल उन तथ्यों पर नजर डालनी है जो उत्तर प्रदेश के इतिहास से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के स्वरूप में परिवर्तन, पहला, उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से के कुछ जिलों को अवध के नवाबों के अधीन कर दिया। यानी कहने का मतलब यह था कि उस समय अवध में नवाब रहते थे, और नवाबों की यदि हम बात करें तो नवाबों ने कुछ क्षेत्रों को अपने अंतर्गत ले लिया। तो हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से को या उसके कुछ जिले को अवध के नवाबों के अधीन, तथा दूसरी बात पश्चिमी जिले दिल्ली के नियंत्रण में चले गए। उत्तरी हिस्सा लखनऊ के नवाबों, लखनऊ मतलब अवध, और पश्चिमी हिस्सा दिल्ली के नियंत्रण में चला गया, तथा दक्षिण पूर्वी जिले बंगाल प्रेसिडेंसी में चले गए। यानी उत्तर प्रदेश के 3 टुकड़े कर दिए, एक अवध क्षेत्र हो गया, एक दिल्ली प्रेसिडेंसी में पहुंच गया, और एक जो है बंगाल प्रेसिडेंसी बना। इसके बाद क्या होता है कि बाद में बंगाल प्रेसिडेंसी से उत्तर प्रदेश के हिस्सों को अलग किया गया और उसका नाम रखा गया आगरा प्रेसिडेंसी। यानी बाद में जो बंगाल प्रेसिडेंसी में उत्तर प्रदेश का भाग था उसको बिल्कुल अलग कर दिया, और अलग करने के बाद उसको नाम दे दिया आगरा प्रेसिडेंसी। ठीक है, यानी यदि हम बात करें तो प्रश्न ये भी बनता है कि 1836 में इसे उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता है। यदि उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो देखिए आज वर्तमान में उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश मिलता है। यानी 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का जब गठन हुआ तब इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया, नहीं तो इससे पहले इसका नाम जो था वो आगरा प्रेसिडेंसी था, या हम कह सकते हैं अवध के अंतर्गत आ रहा था, अवध प्रेसिडेंसी, आगरा प्रेसिडेंसी, या हम कह सकते हैं 1836 में इसका नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत रख दिया गया। और इसी उत्तर पश्चिमी प्रांत को हम क्या बोलते हैं आज? यूपी, यानी संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जिसका मुख्यालय बना था क्या? आगरा। यानी जो उत्तर पश्चिमी प्रांत नाम दिया था जो आगरा के क्षेत्र में आता था 1836 में, इसको जो नाम दिया गया था वो उत्तर पश्चिमी प्रांत दिया गया था, और इसका मुख्यालय बनाया गया था आगरा। फिर यहाँ से यदि हम बात करें तो धीरे धीरे जब अवध क्षेत्र जो था वो नवाबों के अंतर्गत आता था, तो 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध पर कुशासन का आरोप लगा करके इसे भी हड़प लिया था। लॉर्ड डलहौजी की यदि हम बात करें तो उसने क्या थी? राज्य हड़प की नीति अपनाई थी। तो ये प्रश्न भी बहुत पूछा जाता है, राज्य हड़प की नीति किसने अपनाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने। तो लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में लखनऊ यानी अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर के उसे हड़प लिया था, और अपने ही साम्राज्य में अवध को भी उसने मिला लिया था। तो हम इस बात को भी लिख सकते हैं
कि 1856 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1856 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध को कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया या अपने नियंत्रण में ले लिया या इसे भी अपने अधीन कर लिया। फिर आगे क्या महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं, इन पर भी हम चर्चा करेंगे। अच्छा नहीं दिख रहा, चलो मैं बोल रहा हूँ क्या कि कुशासन का आरोप लगाकर इसको अपने अधीन कर लिया था, किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। तो दोस्तों आज की बात हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे मुलाकात करेंगे हम कल, और कल हम यहीं से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद और अपनी जिगरी क्लास में बने रहिए। तो थैंक यू।